हेलो दोस्तों, अभी हम लोग शुरू करेंगे उष्मा से प्रश्न उत्तर करने से पहले आप लोग एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे। वहाँ आपको सारे प्लेलिस्ट और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वीडियो के ऊपर एक आइकन दिखेगा, उसे जब आप प्रेस करेंगे तो वहाँ भी कुछ प्लेलिस्ट तथा वीडियो मिल जाएंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या होता है? तो अणुओं की चाल बढ़ जाती है। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? किसी वस्तु का ताप जो है उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सूचक होता है। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर उष्मा क्या होगा? अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगा। मतलब अधिक उष्मा वाला वस्तु जो होगा कम उष्मा वाले वस्तु की तरफ अपनी उष्मा को प्रवाहित करेंगे। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की क्या होना चाहिए? ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। उसमें ऊर्जा बढ़ गई अगर ताप में वृद्धि होता है तो इसका अर्थ होता है। दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, या जो लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। जब किसी वस्तु को ठंड किया जाता है तो उसके अणुओं में क्या होता है? उसके अणु की चाल घट जाती है। जब ठंड किया जाता है तो उसके अणु की चाल घट जाती है। जब गर्म किया जाता है तो उसके अणु की चाल बढ़ जाती है। ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले रमफोर्ड ने दिया था। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो डेवी ने किया था। ये दो बर्फ के टुकड़े को लेकर आपस में घिसकर उसको पिघलाया था। जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान कितना होता है? 4186 जूल प्रति किलो कैलोरी होता है। 4.186 जूल प्रति कैलोरी होता है। 4.186 गुने 10 के पावर 7 अर्ग होता है। यह होना चाहिए। तो उपरोक्त सभी होता है कहने का मतलब इसका सही जवाब होगा। निम्न में से कौन सही है? तो W-Q-J ये जो है आपस का संबंध बताता है, तो ऑप्शन ए सही है। जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में क्या होता है? इस क्रिया में यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। अगला सवाल, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो उच्च हो सकता है बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है जिसके वजह से उसका तापमान जो है उच्च होता है। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म क्यों होता है? तो गर्म होता है पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इसी वजह से। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है? एसआई पद्धति में तापमान की इकाई केल्विन होता है। इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है? कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है, किलो कैलोरी है, जूल है। डिग्री सेल्सियस जो है ऊष्मा का मान नहीं है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ताप का एसआई मात्रक है, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है।
1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है, 1 कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 इंटू 10⁻³ जूल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। जल प्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है। ऊपर की अपेक्षा अधस्थल पर जल का जो तापमान होता है अधिक होता है, इसका कारण है गिर रहे जल का गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर ऊँट गर्मी से राहत महसूस करता है। गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊँट गर्मी से राहत महसूस करता है। कैसे राहत महसूस करता है? तो अपने शरीर के तापमान को 42 डिग्री सेल्सियस बढ़ाकर। बर्फ़ का दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाता है? तो गलनांक जो होता है घट जाएगा बर्फ़ का। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती है, क्योंकि गैस क्या होता है का प्रसार गुणांक अधिक होता है। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? ताप युग्म तापमापी जो है सीबेक के प्रभाव पर आधारित है। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। अत्यधिक ऊंचे ताप, अत्यधिक ताप को ही माप को किससे की जाती है? तो पूर्ण विकिरण उतापमापी से की जाती है उसकी जांच। पूर्ण विकिरण उतापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? पूर्ण विकिरण उतापमापी जो है स्टीफन के नियम के सिद्धांत पर आधारित होता है। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापी जाती है? सूर्य आदि का ताप जो होता है पूर्ण विकिरण उतापमापी से मापी जाती है। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्यों दी जाती है? अल्कोहल का द्रवनांक निम्नतर होता है। अल्कोहल का द्रवनांक निम्नतर होता है। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापकर मापा है? मतलब नापते हैं हम लोग पायरोमीटर के द्वारा। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापकर नापा है, मतलब नापा जाता है? तो नापा जाता है 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान। थर्मोकपल डैश द्वारा बनाया जाता है। थर्मोकपल 2 अदृश्य धातुओं द्वारा बनाया जाता है। सूर्य का ताप मापा जाता है। सूर्य का ताप पायरोमीटर द्वारा नापा जाता है। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। निम्न में से कौन सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा F-32/9 बराबर C/5। ऑप्शन बी सही है। सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं, क्रमशः कितने होते हैं? तो 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होते हैं और हिमांक जो होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस होते हैं जल का। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 310। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे, एक ही दर्शाएंगे? तो -40 डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री जब होंगे, सेल्सियस हो या फ़ारेनहाइट हो, दोनों जो है समान दर्शाएंगे। न्यूनतम संभव ताप है
न्यूनतम संभव ताप जो होता है -273 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप कितना होगा? तो सेल्सियस अभी मैंने क्या बताया था सूत्र F-32/9 सेल्सियस का कितना होता है C/5 होता है। तो अभी F कितना दिया हुआ है? F दिया हुआ है कितना 212 -32/9 C/5 तो कितना हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 180। तो 180 ही होंगे ना, हाँ 180/9 C/5 हो जाएंगे। तो ये 20 बार में कटेंगे तो ये कितना हो जाएंगे? 20 × 5 = 100, तो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएंगे ये। सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पर यह कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा? तो 32 होगा। 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है और फ़ारेनहाइट कितना से स्टार्ट होता है? तो 32 फ़ारेनहाइट से स्टार्ट ही होता है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर सेल्सियस में तापमान कितना होगा? तो फ़ारेनहाइट का कितना होता है? F-32/9 और C/5 हो जाते हैं ये। तो F का मान कितना हुआ है? 98.4/9 C/5 हो जाएंगे। तो इसको जब हम करेंगे तो 98.4/9 ये अप्रॉक्स आपको आ जाएंगे 36.89 के अप्रॉक्स में आ जाएंगे। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे। फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप होता है। फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप होता है 212 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि जब मतलब उबलता है तो सेल्सियस कितना होता है? तो उबलते पानी का सेल्सियस कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका कितना होता है? C100। तो कितना हो जाएंगे? यहाँ कितना होता है? C/5 और F-32/9 हो जाते हैं। C कितना है? 100। 100/5 बराबर कितने हो गए? F-32/9 ये कितना हो जाएंगे? 20। और 20 को 9 से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे 180। 180 बराबर F-32 हो जाएंगे। 32 इधर आएंगे तो प्लस हो जाएंगे। तो F बराबर हो जाएंगे 180 + 32 बराबर 212। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है तो मैसूर में उसका तापमान क्या होगा? मतलब उसका क्वथनांक कितना होगा? तो होगा 100 डिग्री सेल्सियस से कम, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है मैसूर। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो इसका मैंने सूत्र बताया ही है C/5 F-32/9। आप लोग अब खुद करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60/5 और F-32/9 तो ये 12 और ये 12 के 9 से गुना हो जाएंगे तो कितना हो जाएंगे? 108। 108 हो जाएंगे। F-32 बराबर 108 और F इधर जाएंगे तो कितना हो जाएंगे? F बराबर हो जाएंगे 140। 108 में 32 प्लस हो जाएगा, माइनस है इधर तो प्लस आएगा तो कितना हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 140। ऑप्शन ए सही होंगे। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 98.6 के अप्रॉक्स होते हैं, लेकिन कहीं कहीं 98 भी दिया जाता है तो सही है फ़ारेनहाइट। तप्त जल के थैले में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि तप्त जल के थैले में जल का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है जल का प्रयोग? तो इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। जल का जो है विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। धातु के चैदानियों में
लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? धातु के चायदानी में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? लकड़ी उष्मा का कुचालक होती है, इसीलिए उसके हैंडल, अधिकतर हैंडल जो होते हैं लकड़ी का बने होते हैं। जल गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है? जब कांच के गिलास पर गर्म पानी के छिड़के जाते हैं तो कांच टूट जाता है, गिलास टूट जाता है। इसका वजह क्या है? अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। अचानक ही गिलास क्या हो जाता है? विस्तारित हो जाता है, जिसके वजह से वो टूट जाता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? पानी का घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। जब बर्फ़ को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होता है? तब जल का आयतन जो होता है पहले कम होती है और उसके बाद बढ़ती है। यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाए तो क्या होगा? तो होगा जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होगा, फिर बढ़ेगा। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतया गर्मियों में क्यों फटते हैं? तो गर्मियों में साइकिल के ट्यूब क्यों फटते हैं? गर्मी के कारण ट्यूब में उपस्थित वायु फैलता है और इस फैलाव के कारण ट्यूब फट जाता है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई क्या होता है? चौड़ाई अव्यवस्थित होती है, अव्यवस्थित हो जाती है, मतलब पहले से आकार में परिवर्तन आ जाता है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। गर्मी में क्या होता है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिसके इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। मतलब जब लोलक की लंबाई बढ़ेगा तो समय भी बढ़ जाएगा, जिस वजह से घड़ी सुस्त हो जाती है। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु के गेंद को गर्म किया जाए तो कोटर का आयतन क्या होगा? जब गर्म किया जाएगा, धातु के ठोस गेंद है उसके अंदर कोटर है, कोटर मतलब गेंद को गर्म करने पर कोटर का आयतन क्या होगा? बढ़ेगा कोटर का आयतन। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि जब पानी भर के बोतल रखा जाता है और जमता है मतलब बर्फ़ बन जाता है तो बोतल टूट जाता है। पानी जमने पर फैलता है जिस वजह से टूट जाता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। 2 रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि ऐसे स्थान छोड़ने से कुछ नहीं ऐसा स्थान छोड़ने से क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है, इसीलिए यह स्थान छोड़ा जाता है। किसी झील की सतह पर पानी जमने ही वाला है, झील के अधः स्थल में जल का क्या तापमान होगा? तो जल का तापमान जो होगा जमने वाला है तो 4 डिग्री सेल्सियस होगा। शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियों और अन्य जलीय जीव क्या होते हैं? जीवित रह सकते हैं, क्योंकि जल का केवल ऊपरी सतह ही जमता है, आंतरिक सतह द्रवित रहता है। इसी वजह से जलीय जीव जो होते हैं झील के अंदर सतह में मतलब जिंदा रहते हैं। ऊष्मा का संचरण की विधि है। ऊष्मा का संचरण की विधि क्या होता है? तो चालन कंडक्शन, संवहन कन्वेक्शन और विकिरण रेडिएशन, ये तीनों विधि से ऊष्मा का जो होता है, उपरोक्त सभी विधि से जो है ऊष्मा का संचरण होता है। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? तो चालन द्वारा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? तो द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन विधि द्वारा होता है।